एक हड्डी का ये लड़का ये कह रहा है मुझे फांसी दे दो, और ये जानते हुए कि वो दोषी है। आप देख रहे हैं उसका मनोबल, आप देख रहे हैं कि उसका आत्मविश्वास कि मेरा कुछ नहीं होगा। अगर कहीं यूपी के किसी थाने में होते तो पहले बाहर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर लगता इनके लिए। अब जिसकी ज़रूरत पड़ जाए इंट्रोगेशन के बाद, ये मनबड़ आदमी और मनबड़ अपराधी ये डायलॉग वहाँ बोले जहाँ पे उनका बराबर मतलब दांत काटी रोटी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं जितेंद्र शुक्ला। कलकत्ता रेप और मर्डर केस जिस तरीके से लगातार उलझ रहा था, आखिरकार उसकी कमान जो है सीबीआई को सौंप दी गई और अब चीज़ें सुलझने की उम्मीद नज़र आ रही हैं। और इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मत है इस सारे मामले को लेकर। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय कलकत्ता में हुआ है उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। कल कलकत्ता में सबने देखा किस तरीके से सड़कों पर लोग थे और एक जस्टिस की मांग उठ रही है। लगातार कहा जा रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। अब मामला सीबीआई के हाथ में चला गया, मगर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि केस को दबाया जा रहा था, क्या केस में वाइट वॉश की कोशिश हुई, क्या जो पुलिस और प्रशासन है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। आपका क्या मत है इस सारे मामले को लेकर? जितेंद्र जी, आपको और आपके प्रतिष्ठित चैनल को नमस्कार। आपने बड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु पर इंगित और संकेत दिया है। इस पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे, हम इस पे चाहें तो घंटों घंटों डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका महत्वपूर्ण मौलिक बिंदु है, क्या इसमें लीपापोती का प्रयास हुआ है, यह सत्यनिष्ठा के साथ विवेचना की गई है। मेरा बहुत गहरा मतभेद है जो अब तक का घटनाक्रम है वहाँ की पुलिस से, वहाँ के प्रशासन से, और मेरे कुछ प्रश्न हैं जो कि वार्ता के दौरान मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि संदिग्ध ही होने के साथ साथ उनके ऊपर कोलकाता पुलिस ने जब तक उनके पास विवेचना थी, उन्होंने विवेचना न करके लीपापोती करने का प्रयास किया। मृतका की जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पेरेंट्स को तत्काल सूचना दी जाती है। विलंब से सूचना देना और कहना उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस के द्वारा ये कहना कि मुआवजा, बलात्कार और हत्या में मुआवजा कब से मिलने लगा, और इस तरीके से अनऑफिशियल मुआवजा, आप समझ सकते हैं कि इस अपराध की गहराई कहाँ तक है। अब हम आते हैं जो बाकी बातें हैं जिसके ऊपर कहते हैं कि जो उनके दावे हैं, हमने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, मुख्यमंत्री ने जाकर के पीड़िता के घर पे जाके भ्रमण कर दिया। बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की आपने। उनका इसके पहले क्या कोई इतिहास है, कोई मुख्यमंत्री कभी किसी पीड़िता के यहाँ गया है बलात्कार के केस में? जरा यूपी में देख लीजिए, ऐसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जो कि पीड़िता के यहाँ न गया हो। तो ये दावे खोखले न किया करें। और इसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं विवेचना के ऊपर। जो सवाल, जो व्हाइट वॉश वाली बातें हो रही हैं, लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीबीआई को मामला क्यों दिया गया है। लगातार प्रशासन ने ये प्रयास किया कि वो तो कहते रहे कि हम तो 90% केस को हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर उन्होंने कहा हमने तो आरोपी को पकड़ लिया है। फिर ये हुआ कि बस बदनाम करने की सरकार को प्रयास हो रहा है, और आखिरकार जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब चीज़ें जाकर सीबीआई के हाथ में दी गई। पहला प्रश्न कि जो आरोपी है संजय रॉय, वो केपी यानी कोलकाता पुलिस का बैज अपनी टी शर्ट पे और अपने टू व्हीलर पे लेके चलता था। कलकत्ता पुलिस के 4th बटालियन में उसको आवास मिला हुआ है, और कोई प्रमाण चाहिए संलिप्तता का? आपको चाहिए था वहाँ पर ऐसी नज़र रखें कि वहाँ पर अवांछनीय व्यक्ति न जाए। ये आदमी जो शराब पीने का आदी है, पोर्नोग्राफी देखने का आदी है, रेड लाइट एरिया जाने का आदी है, ये वहाँ बिल्कुल विचरण कर रहा है। आपने ज़रूरी नहीं समझा कि इसकी गतिविधियों पे आप अंकुश रखें, नियंत्रण रखें? ऐसे अवांछनीय व्यक्ति को आपने अपने सहयोग के लिए लगा रखा है। और पहली चीज़, आपने अपने ही एक आदमी को, अनुचर को आपने गिरफ्तार करके कौन सी कृपा कर दी। अब जो आपने गफलत और गड़बड़ियाँ की थी, ब्लूटूथ हेडफोन लाश के पास से मिला और कोई प्रमाण तो चाहिए नहीं था। खून आलूदा जूते संजय रॉय के बरामद हुए। 151 मिलीग्राम सीमेन मृतका के पार्ट से बरामद हुआ। तो क्या एक आदमी का काम हो सकता है ये इससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि जो विलंब हुआ है घटना के बाद, बलात्कार और हत्या के बाद, और एफआईआर, उसको पूरा पहला काम तो आपने क्या, उसको डिले किया, फिर लीपापोती करने की कोशिश की। इन अकाठ तथ्यों के बाद अब पुलिस को चाहिए था कि 10 लाख का, 20 लाख का इनाम की घोषणा करते कि इसके बारे में, प्रकरण के बारे में कोई मुफीद जानकारी देगा तो हम उसको इनाम देंगे। संजय रॉय का आपको पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए था,
लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए था कि और कितने आपके सहयोगी थे। ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। जब नहीं किया तो क्या कारण था? कुछ आप छुपाना चाहते थे या कुछ आप चाहते थे कि सबके नाम खुलासे ना हो? क्योंकि ये कोई विवेचना का तौर तरीका नहीं है। अगर कोई ये विवेचना इस तरीके की किसी प्रोफेशनल ज़िले में होती तो वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या DIG या IG करते निलंबित कि आप घास चीर रहे हैं वहाँ पे। आपने ज़रूरी नहीं समझा कि पॉलीग्राफ टेस्ट करके, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा करके, इसके कॉल रिकॉर्ड खंगाल करके आप पूरी छानबीन करें कि किससे ये संपर्क में था, इसकी वहाँ के प्रिंसिपल के बारे में क्या इसके संबंध थे। क्योंकि अगर उसके संबंध मेडिकल कॉलेज के अधिकारी से नहीं थे तो संजय रॉय इस तरीके से स्वच्छंदता के साथ विचरण नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल साहब के ऊपर आ जाएं, डॉक्टर संदीप घोष शायद उनका नाम है, और RG कार मेडिकल कॉलेज के, अब इनका बैकग्राउंड भी देख ले, पहले CPM में थे, अब TMC में है, और TMC की कद्दावर उनकी स्थिति है। जो आरोप इनके ऊपर वहाँ पर पूर्व सुपरिटेंडेंट, शायद उनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी बताऊंगा आपको, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये बहुत ही ज़्यादा पतित इनकी गतिविधियां हैं। करप्शन तो छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे मामूली घटिया किस्म के करप्शन होते हैं। इनका नाम है अख्तर अली। अख्तर अली साहब ने ये आरोप लगाया, खुल करके लगाया है, चैनल पे लगाया है कि ये क्वार्टर अलॉटमेंट के ऊपर ये पैसा लेते थे। ये ज़रा सी बात में मेडिकल कॉलेज की बेचने के ये आदी थे। इसके अलावा नारकोटिक्स के बारे में इनके ऊपर आरोप है, और जो वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके बारे में भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आप नेक्सस देखिए, बड़ा गहरा है। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कहते हैं हटा दिया हमने, और कोई कर सकता है, और हटाने के बाद उसको यही कहते हैं ना, दरोगा से हटाया और डिप्टी SP बना दिया। आपने दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टर संदीप घोष को हटाया तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज का पद दे दिया, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि इस बेहूदगी, इस आपराधिक कृत्य के पीछे और कितने लोग शामिल हैं ये अभी पता नहीं लगा है। तो जाहिर है कि जब आप एक इतने अजीज़ थे आपके डॉक्टर संदीप घोष, जिसके बारे में अख्तर अली साहब सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा अपकृत्य है, शोषण है, नंबर देने के आप पैसे लेते थे, क्वार्टर अलॉटमेंट के आप पैसे लेते थे, आप ज़रा सी चीज़ों के लिए। और कहा तो ये भी जाता है, जो मैंने कहा कि आरोप है, ये CBI जांच करे कि क्या मादक पदार्थों के बारे में कोई शिकायत है या इसके में कोई तथ्य है। अगर है तो इनकी जांच तो होनी ही चाहिए। एक चीज़ तो बिल्कुल मौलिक है कि इनकी भी डॉक्टर संदीप घोष की जांच, मेरी प्रबल संस्तुति होगी कि डॉक्टर संदीप घोष की जांच होनी ही चाहिए। और जांच इसकी भी नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व में ये प्रक्रिया है कि अपराध चाहे सामान्य हो, जघन्य हो, अति जघन्य हो, जैसा ये है, सीन ऑफ क्राइम प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ सीन ऑफ क्राइम ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, कैसा वो उससे संबंधित नहीं है। आपने ज़रा रुक नहीं सकते थे कि जब तक CBI टेक ओवर न कर ले, अपना साक्ष्य संकलन कर न ले, आप रुक सकते थे। जैसे इतने दिन, वैसे 15 दिन और सही। और इसको तोड़े जाने के बाद में शक की सुई दोबारा और गंभीरता पूर्वक आपकी तरफ आ रही है कि आप कुछ छुपाने के चक्कर में। और मैं ये संस्तुति करूँगा कि साक्ष्य मिटाने को लेकर के जो भी वहाँ जिम्मेदार था इस तोड़फोड़ का, प्रिंसिपल तत्कालीन संदीप घोष और अन्य के खिलाफ ये अपराध अलग से पंजीकृत हो। इस पे आरोप यही लग रहा है कि जो लीपापोती हुई, क्या ये मामला आरुषि हत्याकांड की तरह हो जाएगा क्या? जिस तरीके से पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट रही है इसके अंदर, वैसा ही वहाँ भी हुआ था कि सबूत सारे समाप्त हो गए और आज तक वो केस कभी सुलझा नहीं, और यहाँ भी उस तरीके की चीज़ें। गलतफहमी आपकी जितेंद्र जी, आरुषि केस भी संभला था, सुलझा था। ये बात दूसरी है कि आप माने हु किल्ड आरुषि, आरुषि को किसने मारा था, लोअर ट्रायल कोर्ट ने दे दी थी सज़ा। लेकिन धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल और तमाम बल को लेकर के कालांतर में वो आरोपी दोष मुक्त हुए। इसी तरह से कोशिश तो यहाँ भी हुई है। उन्होंने कहा कि परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है, और उन्होंने कहा है, ये तो वही बात है कि दहेज से प्रताड़ित महिला अपनी ससुराल में है, शिकायत पर डिप्टी SP महिला जाके पूछती है कि बेटा तुम यहाँ खुश हो, तो उसके आँख से आंसू निकलने लगता है। उनका देखिए तो रो रहे हैं, उनका नहीं बेटा ये तुम्हारे खुशी के आंसू है या गम के? कि नहीं पिताजी ये मेरे ससुर से, माताजी ये मेरे खुशी के आंसू हैं। ये बिल्कुल वही हाल है। समुद्र में रह करके मगर से बैर, उनके पास विकल्प क्या है सिवाय इसके ये कहने के लिए कि हम संतुष्ट हैं। असंतुष्ट कह करके अपनी मुसीबत मोल लेना है। अभी यह कम मुसीबत थी कि बच्ची की हत्या हुई, जघन्य बलात्कार हुआ,
151 मिलीग्राम सीमन की बरामदगी, तमाम टिश्यूज़, कनेक्टिंग टिश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि ये एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य नहीं है। और ये बताया जाता है कि इस मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों के बारे में जिसको जानकारी मिलती है या जिसने खुलासा करने की कोशिश की, उसको निपटा दिया जाता है। ये चीज़ सामने आई है जो नेट पे चल रही है। मेरी आरोप भी लगाया बीजेपी के नेता मंजुंदार जी, उन्होंने आरोप लगाया कि सेक्स और ड्रग रैकेट का भी आरोप लगाया उन्होंने। सीबीआई इस विगत में जितनी भी हत्या या अस्वाभाविक मृत्यु, अननेचुरल डेथ्स हुई हैं, उसकी ज़रूर जांच कर ले, क्योंकि अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध, दवाओं का बेचना, नंबर बढ़ाने के पैसे लेना, क्वार्टर अलॉटमेंट के पैसे लेना, वाइवा वोसे के पैसे लेना, तो इसका मतलब कि ये रैकेट सामान्य नहीं, बिल्कुल संगठित ये भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। प्रिंसिपल ने भी आरोप लगाया प्रिंसिपल साहब पे। नहीं, आप जरा प्रिंसिपल साहब की तरफ बैकग्राउंड को तो देख लो। पहले सीपीएम में थे भाई, ये आप डॉक्टर हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं? आप टीएमसी में भी थे, अरे आप सीपीएम में भी थे। जब देखा सत्तारूढ़ दल टीएमसी, तो आप टीएमसी में आ गए। आने का अभिप्राय क्या होता है? या तो राजनीति करो, या जनता की सेवा करो, या फिर लूट बचाओ। डॉक्टर संदीप घोष का जहां हमें लगता है कि अपने पद को और अपनी कुर्सी को मजबूत करना, अपने पद को मजबूत करना, उसमें कामयाब हुए। इतनी जघन्य हत्याकांड और लाश के ऊपर छलांग लगा करके मृतका की लाश पे पैर रखते हुए दूसरे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, यहां तक तो कामयाब हो गए। उनका तो ये भी बयान आया कि रात को वो कर क्या रहे थे। इसका निर्णय आप करेंगे। अब मैं आपसे बताता हूं, आपने कोई नियम पारित किए थे, अगर नियम पारित किए थे तो आपने उसके अनुपालन के लिए आपने कार्रवाई क्या की थी? कार्रवाई आपने ये की कि जिस तरीके का दुष्चरित्र व्यक्ति संजय रॉय स्वच्छंद वितरण कर रहा था वहां पे सांड की तरीके से, उसको रोकने की आपने क्या? आपके सामर्थ्य नहीं था कि आप उसको रोक सकें। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं था, नैतिक साहस नहीं था, क्योंकि आप खुद दुराचारी हैं। बस सवाल तो यही उठता है ना कि अगर हम अस्पताल में जाते हैं, आम अस्पताल में भी जाते हैं, तो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होती है, एक आदमी को अगर वो अपने परिवार के व्यक्ति को ले आया, अगर संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ आदमियों को इकट्ठा तक नहीं होने दिया जाता, और इतने व्यक्ति वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ एक डॉक्टर जो कि ट्रेनी डॉक्टर हैं जो वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, तीमारदार 2 का 3 हो जाए, सिक्योरिटी बाहर कर देगी आपको। बेवक्त आप मिल नहीं सकते हैं। डॉक्टर के ऊपर आप अंकुश लगा रहे हैं। सीसीटीवी की माकूल व्यवस्था नहीं है कि अवांछित व्यक्ति आ रहा है। अरे मैं तो फॉर्मर डीजीपी हूँ, सर्विंग डीजीपी भी रहा हूँ। अस्पताल जाता था, लोगों को देखने जाता था, सिक्योरिटी वाला कि सर मुलाकात का वक्त समाप्त हो गया है। सर शिष्टाचार में कमी नहीं, लेकिन नियम में किसी तरह की शिथिलता नहीं, क्योंकि अस्पताल मरीजों के लिए बना है, मिजाज पुरसी करने वालों के लिए नहीं बना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहते हैं तूफान बदतमीजी। एक तो त्रुटि होती है, बच्ची की मौत और बलात्कार होता, आप कहते हैं आप करने क्या गए थे? आप उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये, और इसमें मैं कोई अस्वाभाविक अननेचुरल चीज़ यूँ नहीं मानता हूँ जितेंद्र जी, कि जिसके मन में चौर्य प्रवृत्ति होती है वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने बचाव में कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी की मूर्तापूर्ण और अदूरदर्शित बात कर सकता है, जैसा कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, संदीप घोष जी ने। काजरस में बहुत बड़े तार हैं, जो बाहर आ जाएंगे तो कई चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाएंगी, कई लोगों के करियर ख़राब होने वाले, इसलिए चीज़ों को छुपाया गया और चाहा गया कि सीबीआई तक ना पहुँचे चीज़ें। आपकी बात सही है, क्योंकि इस बात में तार्किक बल है। तभी मैंने कहा कि इसमें आप एक और अपराध पंजीकृत करें साक्ष्य मिटाने के लिए। इनके जो बैकग्राउंड में जितनी भी दरखास्तें आती हैं, रिश्वत लेने की, भ्रष्टाचार का केस बनाइए, एविडेंस के डिस्ट्रक्शन का बनाइए, और इसमें तमाम केसेस और भी अगर आते हैं, अगर ड्रग्स का केस आता है तो ड्रग्स के एनडीपीएस के अंतर्गत का भी एक्ट के अंतर्गत भी एक अपराध पंजीकृत होना चाहिए। और सीबीआई इसमें ज़रूर करेगी, क्योंकि ये डॉक्टर संदीप घोष, इनका बैकग्राउंड ऐसा, जितना परत दर परत जैसे प्याज की उतरती है, जो चीज़ सामने आ रही हैं, वो पहले दिन तो ये कहा कि मर्डर ही नहीं है, ये तो आत्महत्या है। फिर आपने परिवार का मुंह बंद करने के लिए मुआवजा देने का कुंसित प्रयास किया। जो प्रमुख आरोपी है उसका पुलिस से तार जुड़ा हुआ है। तो सबका एक निहित स्वार्थ है ये सिद्ध कर देना कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ऐसा न पहले कभी हुआ है न आगे होगा। दीदी का उनके घर पे चला, न कितनी बड़ी कृपा की कि मृतका के घर पे चले गए, कितनी बड़ी कृपा की कि मुआवजा ऑफर कर दिया, कितनी बड़ी कृपा कर दी कि पोस्टमार्टम की कॉपी आपको दे दी। लेकिन ये सब था ऑपरेशन कवर अप। सब कुछ साक्ष्य होने के बाद कम से कम
उससे हमने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। जो प्रमुख आरोपी था संजय रॉय कि तुम्हारे साथ कितने लोग थे, आपने कोई नोटिस नहीं जारी की, लाखों रुपए के इनाम की घोषणा नहीं की, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया, कहीं ऐसा ना हो कटु सत्य बाहर आ जाए और लेने के देने पड़ जाए। चौबे छब्बे बनने गए थे, दूबे बन के भी नहीं लौटे। हमारे एक पक्ष तो ये कह रहा है कि 90% केस सॉल्व हो चुका है, ये तो बस आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसमें राजनीति हो रही है, बीजेपी जो है इसमें राजनीति करना चाह रही है, ममता बनर्जी की इमेज को खराब करने का प्रयास हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें रहीं वो हर चीज़ जो है वो सत्य नहीं है, जिस तरीके से बताने का प्रयास हो रहा है, और सारी चीज़ें जो है ये मीडिया ट्रायल की वजह से खराब हुई। जितेंद्र जी, तो आप बचाव के पक्ष के वकील की तरह क्यों बात कर रहे हैं? ये लोग वही से जो बोले गए तो वो बचाव के पक्ष की वकील की तरह क्यों बोल रहे हैं? उनको चाहिए हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, गहरी से गहरी जांच हो। हाँ, एक लड़के ने जरूर कहा जो आप भूल रहे हैं, ये संजय रॉय ने कहा कि मुझे फांसी दे दो। ये जो बयान है ना, मुझे फांसी दे दो, ये मनबड़ अपराधी कहते हैं जिन्हें मालूम है कि थाना तो हमारा है, थाने को तो हमने बहुत उपकृत किया है, बहुत ओबलाइज किया है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा कॉलर ऊपर करूंगा, चाय पी करके और बिस्किट खा करके मैं चलाऊंगा कॉलर ऊपर करके, देख मुझे फांसी दे दो। वही ये हजरत अगर कहीं यूपी के किसी थाने में होते तो पहले बाहर स्ट्रेचर और व्हील चेयर लगता इनके लिए। अब जिसकी ज़रूरत पड़ जाए इंट्रोगेशन के बाद, ये मनबड़ आदमी और मनबड़ अपराधी ये डायलॉग वहाँ बोले जहाँ पे उनका बराबर मतलब दांत काटी रोटी हो, इसीलिए फांसी दे दो। एक हड्डी का ये लड़का ये कह रहा है मुझे फांसी दे दो, और ये जानते हुए कि वो दोषी है। आप देख रहे हैं उसका मनोबल, आप देख रहे हैं कि उसका आत्मविश्वास कि मेरा कुछ नहीं होगा। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर यूपी के थाने में आ जाए तो उसका कैसा स्वागत होगा। बंगाल की परिस्थिति पे यही सवाल उठ रहा है, चाहे हम इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस की अगर बात करें, जिस तरीके से मास रेप जो हुई और अभी संदेश खाली वाली घटना सबने देखी, जिस तरीके से चीज़ें हुई और अब इसका हो जाना, सब सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर बिटिया का दर्द जो है वो राज्य सरकार देखकर हम आवाज़ उठाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष के अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मगर उनको ट्वीट करने में करीब करीब 5 दिन लग गए, और जिस तरीके से विपक्ष की चुप्पी है, जैसे हाथरस में लोग कूद के जाते हैं, कठुआ में कूद के जाते हैं, बंगाल में लगातार सबने देखा इलेक्शन के बाद से किस तरीके की चीज़ हुई है। मणिपुर की आवाज़ उठाना हो, विपक्ष उठाता है, हम कहते हैं सबकी आवाज़ उठाना स्वाभाविक है, उठाना भी चाहिए कि बहन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम स्वाभाविक हम आवाज़ उठाएं, मगर ये टारगेट करके करना कि यहाँ हम बोलेंगे यहाँ चुप रहेंगे, यहाँ बोलेंगे यहाँ चुप रहेंगे, ये जो विपक्ष का तरीका है, इंडी गठबंधन का जो तरीका है, इस पर क्या? जितेंद्र जी, राजनीतिक व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, तभी तो मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, उनसे बहुत सीखता हूँ कि समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, शक्ति नहीं बर्बाद नहीं करनी चाहिए, जहाँ लाभ ना हो वहाँ जाना तो छोड़ दे, वहाँ देखना भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े आपके राजनेताओं ने हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, कई दिन लग गए आपको सहानुभूति व्यक्त करने में, और सहानुभूति ऐसे व्यक्त की अगर शब्दों का आप उनकी मीमांसा करें तो मालूम नहीं पड़ता ये सहानुभूति संदेश है या राजनीतिक वक्तव्य है। और जहाँ पर लाभ ना हो, बाप रे बाप, वहाँ पे 2 शब्द कहना कि मैं, आप मुझे इतना मूर्ख समझते हैं कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाऊंगा, मैं अपना वोट बैंक समाप्त करूंगा, मैं अपने इंडी पार्टनर के पीठ में चाकू भोंकूंगा। अरे भाई, रेप तो होते रहते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पे राजनीतिक लाभ होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रत्येक बच्ची भारत की बच्ची है, हमारी बच्ची है, मणिपुर की हो, हाथरस की हो, पहलवान बेटी हो, सब हमारी बेटियां हैं। और किसी भी एक बच्ची के साथ अगर अपमानजनक या इस तरह की घटना होती है, मैं उसको द्रौपदी का चीरहरण से कम नहीं मानता हूं, और इतिहास ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेगा जो चीरहरण में मूक दर्शक बने रहे और उसका विरोध नहीं किया, और जिन्होंने विरोध नहीं किया वो मिट्टी में मिल गए। बस सवाल वही राहुल गांधी के ट्वीट पर भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी का आपने नाम लेना भी सही नहीं समझा। एक बार आप नाम तो कहा कि जब आपने ये ट्वीट किया या संदेश दिया, मुझे तो यह नहीं मालूम पड़ा कि ये संवेदना है, सहानुभूति है या राजनीतिक वक्तव्य है। क्योंकि ऐसा हो ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए, तो ऐसा वक्तव्य दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ऐसे जो कहा जाता है कि ऐसे वक्तव्य वो होते हैं बासी कॉफ़ी की तरह, चीनी भी है, दूध भी है, कॉफ़ी भी है, लेकिन फ्लेवर नदारद है। ऐसे वक्तव्य ऐसे ही हैं, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। सीबीआई की एंट्री से क्या लग रहा है सर, चीज़ें किस तरीके से बदलेंगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनल एजेंसी जैसे सीबीआई है, इसको लेकर के तह तक जाएगी, और ये उम्मीद की जाती है
जो असली गुनहगार हैं, गुनहगारों को बचाने वाले हैं और जिन्होंने साक्ष्य को मटियामेट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा कोई दुस्साहस ऐसा ना करे, एक नज़ीर बन जाए वो। तो यही सवाल है, क्या ये मामला इतना बड़ा हो पाता अगर डॉक्टर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, अगर सड़कों पर नहीं उतरते, तो क्या ये जो जिस तरीके से सेटल करने की कोशिश हुई, क्या ये लोगों तक ये बात पहुंच भी पाती कभी? जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सबका गला घोंटने की कोशिश की, आपके जिस तरीके, सबसे पहले आतताई पर आ जाएं, ये संजय रॉय जो एक पुलिसकर्मी था, जिस तरीके से बेखौफ होकर जाके बलात्कार और हत्या करता है, उसके बाद जितेंद्र जी जा करके बिल्कुल बेखौफ हो करके जूते धो करके सो जाता है, और उसके बाद जिस तरीके के सबका मुंह बंद करने के लिए, परिवार का मुंह बंद करने के लिए, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए, और जिस तरीके से ये बेहूदे बयान जो डॉक्टर संदीप घोष ने दिए, जो ये कहा कि ये उस वक्त क्या करने गई थी, ये बयान तो यही थे कि सब मामले का बिल्कुल पटाक्षेप कर दो, उस पर 50 टन मिट्टी डाल दो कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो अब जितेंद्र जी इसके मद्देनज़र ये तो कहिए, अगर एजिटेशन न होता तो आपको हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि जगन ने ये कह देते कि एक अस्वाभाविक मृत्यु, आत्महत्या हो गई है और वही मामला ख़त्म हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस मेडिकल कॉलेज में विगत 25 साल में जितने भी अस्वाभाविक अननेचुरल डेथ्स हुई हैं, अब सबकी जांच दोबारा होनी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि इनको क्यों नजर नहीं आया। आम आदमी अगर उन तस्वीरों को देखे, उनके माता पिता ने जब तस्वीरों को देखा, अपनी बेटी को उस परिस्थिति में देखा, वो लोग तो डॉक्टर थे, उन लोगों को तो कंडीशन पता है कि क्या होता है, उन्होंने कैसे कह दिया कि आत्महत्या है? क्योंकि मामला छुपाना था। मौलिक बात, वो नहीं चाहते थे कि ये कटु सत्य बाहर आए, इस पे प्रकाश पड़े। वो चाहते थे बिल्कुल अंधकार में रहे, और अंधकार करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। और बेहयाई इस हद थी कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद उन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। तभी मैं कर रहा हूँ कि इसके अलग से एक अपराध पंजीकृत होना चाहिए। अधिकारी कह रहे सुबह करने क्या गए थे घोष? संदीप घोष सुबह सुबह करने क्या गए थे अपने साथी के साथ वहाँ पर? बिल्कुल, क्या करने गया था, ये सवाल ये उठता है। खैर ये मैं कह सकता हूँ कि चलिए प्रिंसिपल थे, आप चले गए मौका मुआयना करने, लेकिन मौका मुआयना करने के बाद एक होता है कि राहत की बात करना, कानूनी बात करना, मरहम लगाना। आपने किया बिल्कुल उसके उल्टा, बिल्कुल उल्टा किया। मरहम लगाना छोड़ दीजिए, एक बेहुदा बयान दिया आपने। आप किस टाइम वहाँ क्या करने गए थे? आपने फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि इसमें हम चाहते हैं कि जो बलात्कारी उसको फांसी दो। आपने इस पर गौर किया? संदेश खाली का प्रकरण ले लें, हाथरस में तो आपने कहा कि सबको फांसी दो, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं फांसी दो। जो पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी दोषी उनको गिरा, जो पहलवान बेटी के दोषी हैं, कुलदीप सेंगर हो, सबको मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कोई नज़ीर बन जाए मैनपुरी। क्योंकि हम आप अभी हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, लेकिन जिनको राजनीतिक लाभ लेना है वो संदेश खाली के बारे में मौन व्रत, इस बलात्कार कांड के बाद, हत्या के बाद मौन व्रत, पश्चिम बंगाल में जो भी अनाचार, दुराचार, व्याभिचार हो रहा है, मौन व्रत, ये तो होना ही है। क्योंकि उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि राजनीति रोटी सेकना है कि मानवता का साथ देना है। मानवता का साथ देना होता तो ऐसी घटिया राजनीति न करते। राजनीतिक मैंने भी देखे हैं, वो विराट व्यक्तित्व उनका था कि वो अपने सगे भाई, सगे पुत्र को बाहर कर देते कि सिर्फ किस बात पे, छेड़खानी पे। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बड़े भाई के ऊपर किसी से छेड़खानी का आरोप आया तो उनका देख लीजिएगा, उनका बिल्कुल देख लेंगे। उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। उनका अरे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तो भैया आप ही ने शिक्षा दी थी, अभी तो मैं जेल नहीं भेज रहा हूँ। ये भी हमने दिन देखे थे, और आज ये भी देखेंगे कहीं बलात्कार हत्या हो जाए, अगर आपको राजनीतिक लाभ ना हो तो आप बोलेंगे नहीं।